नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को जो हमारे पड़ोसी देश चीन से संबंधित है और ये हमारे यूपीएससी के पेपर 1 भारतीय समाज और भूगोल से बहुत ही रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। चीन की आबादी जो है बहुत तेजी से नीचे गिरती जा रही है और बूढ़ों की जनसंख्या चीन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो चीन की आबादी के इस गिरावट का प्रभाव पूरे दुनिया पर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 4 साल के जब माओ के समय में जब 4 साल का एक अकाल आया था, उस समय उसके एक अभियान ग्रेट लीप फॉरवर्ड के आखिरी दौरान में 1961 में जो है चीन की जनसंख्या में गिरावट देखी गई थी। हालांकि यह अभी के गिरावट से जो है कोई विचलित करने वाली बात नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में साल 2022 में जनसंख्या में आई लगभग 8.5 लाख की गिरावट है। चीन और दुनिया के लिए दीर्घकालिक नतीजों का एक बहुत ही बड़ा पल है। जब चीन की जनसंख्या नीति और इसके गिरावट के बारे में हम लोग देखेंगे तो देखा जाएगा कि चीन सन 1980 में चीनी सरकार द्वारा एक बच्चा नीति 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया, जिसके बाद चीन की जनसंख्या लगातार घटती रही और इस घट रही जनसंख्या दर को बढ़ाने के लिए चीन ने अपने जीडीपी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खर्च किया है, लेकिन इसका कोई सकारात्मक रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। बीजिंग ने जो है 2023 के 17 जनवरी को घोषणा की है कि पिछले साल में चीन की जन्म दर जो है वह 10% से ज्यादा की गिरावट के साथ सामने आई है। इस दौरान चीन में कुल लगभग 95 लाख या 96 लाख बच्चे पैदा हुए और लगभग 1 करोड़ लोगों की जो है मौतें हुई हैं और 1.411 अरब आबादी को निश्चित रूप से भारत इस साल लगभग पीछे छोड़ देगा चीन को। तो चीन की जनसंख्या की कहानी उन देशों के लिए एक सबक है जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग में काफी जोर दिया और बहुत ही ज्यादा कोशिश की। अब जनसंख्या परिवर्तन के कई संकेत हैं, जिसमें एक देश के रूप में जनसंख्या परिवर्तन में जन्म, मृत्यु और प्रवास को सबसे ज्यादा मुख्य कारक माना गया है, जिसमें जन्म और मृत्यु से जनसंख्या में परिवर्तन को अक्सर जो है जोड़ दिया जाता है। तो इससे जब जनसांख्यिकीविद आबादी के आकार में परिवर्तन की जो है भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं तो वे आमतौर पे 4 मुख्य कारकों पर ध्यान देते हैं, जो है प्रजनन दर, मृत्यु दर और जनसंख्या की प्रारंभिक आयु। हालांकि जीडीपी के एक बड़े हिस्से को खर्चने के बाद भी चीन के 2016 से अब तक के प्रयासों में कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है, जिसमें ज्यादातर लोग आर्थिक कारण को वजह देते हुए जनसंख्या को न बढ़ाने की बात करते हैं और ये उनकी एक आदत सी बन गई है, एक कल्चर बन गया है कि जननांकीय बदलाव में चीन का जो प्रभाव है वो
चीन की अर्थव्यवस्था पे महसूस की जा सकती है। 16 से 59 वर्ष की है, जो 2022 में 87.5 करोड़ थी। और इन सब को देखते हुए 2010 के बाद इसमें लगभग 7.5 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है, जिसमें चीन में मजदूरी दर बढ़ रही है और श्रम आधारित नौकरियां चीन से खत्म होकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर जा रही है। इन सब के बीच 60 साल से ऊपर की आबादी में लगभग 3 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है और यह संख्या अब 28 करोड़ तक लगभग पहुंच गई है। और सन 2050 तक बुजुर्गों की संख्या लगभग 50 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो यह अपने सर्वोच्च स्तर पे होगी। बढ़ती उम्र के इस राष्ट्रीय कार्यकारी आयोग के उनका अनुमान है कि 2050 तक बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए होने वाले खर्च को जीडीपी का लगभग 26% देना पड़ेगा। और ये ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि चीन पूरी तरह जापान के रास्ते पे चल पड़ा है, जिसने घटती श्रम शक्ति और गिरती विकास दर का एक लंबा दौर देखा है। अगर प्रजनन दर की बात करें तो कुल प्रजनन दर जो है, बच्चा पैदा कर सकने की आयु जो एक माता की होती है 15 से 49 वर्ष मानी जाती है, वाली प्रजनन दर वाली 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या है। यह 1950 में चीन के लगभग 6 और भारत के लगभग 5.75 था। 2020 की जनगणना के अनुसार चीन का प्रजनन दर प्रति महिला 1.3 था, जबकि भारत का तेजी से गिर रहा है और यह इस समय 3.4 से 2 हो गया है। और भारत में अगर ये जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका कई कारण है, लेकिन चीन में भी जनसंख्या घट रही है। भारत भी जनसंख्या को घटाने के लिए कई कदम उठा रहा है। चीन की जनसंख्या इसलिए घट रही है क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी जो 1980 से 2015 तक चला। हालांकि चीन ने अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आबादी को बढ़ाने में खर्च किया, लेकिन चीन को इसके कोई सकारात्मक जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।